Hello students, myself Karan Sonagra and welcome back to the chapter number 17, Forests Our Lifeline. So in today's video we will learn why are forests under threat. Also we will discuss about deforestation and what happens if forests are cleared. After that we will also learn about what can we do to conserve our forest. It means the conservation of forests. So let us start our today's session with why are forests under threat. All around the world, trees are being cut down too quickly for the earth to regenerate new forest. मतलब कि ऑल अराउंड वर्ल्ड पेड़ों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है. डिफोरेस्टेशन which is the cutting, clearing and removal of trees from the forest land is a very big threat. So it means deforestation मतलब क्या होता है कि पेड़ों को कट करना, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना और ट्रीज को रिमूव करना फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड. सो दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द फॉरेस्ट. दिस occurs because there is more and more demand from the growing population for space, for township, for agriculture, for commercial use and many more. तो मेनली हम लोग डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए और उस पॉपुलेशन के लिए जो टाउन्स चाहिए होंगे उसके लिए. ऑल्सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके खाने पीने का भी कुछ जो है वो इंक्रीज होगा, राइट? तो एग्रीकल्चर के लिए एंड ऑल्सो फॉर द कॉमर्शियल यूज़. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द डिफोरेस्टेशन इज हैपनिंग. सो डिफोरेस्टेशन के रीजन्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो फॉरेस्ट लैंड इज डिप्लेटेड mostly because of the expansion of cities and towns and release of industrial waste that are hazardous to plant. तो फॉरेस्ट लैंड है उसको डिप्लेट किया क्यों जा रहा है, मतलब कि उसको रिमूव किया क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सपांसन ऑफ सिटीज़ एंड रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो these are the reasons of deforestation. So एग्रीकल्चरल डिमांड के लिए, increasing the demand from the growing population, coastal demands and acid rains. So these are the reasons कि जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है. तो एग्रीकल्चरल डिमांड में क्या है? विलेजेस ऑफन encroach on forest land to graze their cattle and sometimes to cultivate crop. तो विलेजर है वो किस पर डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट लैंड पे. क्यों? टू ग्रेज देयर कैटल एंड टू कल्टिवेट द क्रॉप्स. सेकेंड, द इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो पीपल नो दैट trees are very useful. Trees provide timber for building houses as well as wood for the furniture and for paper making. Forests are cleared for the human settlements, for creating roadways. Trees are also an important source of fuel. They are also used as firewood and also turned to wood charcoal. तो जो इंक्रीजिंग डिमांड है फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन उसमें क्या क्या होगा? तो कि फॉरेस्ट है, इट प्रोवाइड टिम्बर. टिम्बर मीन्स it's a one kind of wood which is used for building house as well as for paper making. तो ये फॉरेस्ट को क्लियर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सके एंड रोड को बना सके. Trees are also provides
source of fuel, या तो अब it also provide fuel, they also provide firewood and charcoal. Coastal demands. So mangrove forests are cleared for salt pans and aquaculture, बीच रिसोर्ट एंड पोर्ट्स. सो कोस्टल डिमांड्स में क्या है कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जाता है, किस लिए? सॉल्ट पैंस, मतलब कि जिसमें हम लोग नमक पकाते हैं, या तो आप ये बोल सकते हो इट्स अ फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और फ्लैट जो हम लोग पैंस बनाते हैं कि जिसमें ओशन में से पानी आता है, फिर वो ड्राई होता है, इवोपरेट हो जाता है, तो हमें सॉल्ट मिलता है एंड वी कैन केमिकल प्रोसेस से उसको फिल्टर करते हैं, राइट? सो दैट सोल्ट पैंस, एक्वाकल्चर, बीच रिसोर्स एंड पोर्ट्स के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. तो मैनग्रोव्स also get destroyed due to oil spills and water pollution caused by industrial that dump their effluents into the sea. Effluents means कि जो chemicals होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में से निकलते हैं, या तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट कि जो पॉल्यूटेड होता है, तो वो डंप करते हैं, उसके लिए भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सेकेंड थिंग कि वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो दैट्स हाउ द मैनग्रोव फॉरेस्ट्स आर गेटिंग क्लियर्ड. देन एसिड रेन्स. So when chemicals such as sulfur dioxide, nitrous oxides are released into the air, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे केमिकल रिलीज होते हैं एयर में, तब क्या होता है? दे मिक्स विथ वाटर वेपर एंड मेक इट एसिडिक. वो वाटर वेपर के साथ मिक्स होके उसको एसिडिक बना देते हैं एंड दे फॉल बैक टू द अर्थ एज एसिड रेन. और ये जो वाटर वेपर है वो बारिश के साथ जब नीचे आती है तो ऐसे ही रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन. सो एसिड रेन में जो मेनली केमिकल्स होते हैं वो कौन होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच गेट्स मिक्स्ड विद द वाटर वेपर. सोर्स ऑफ दिस केमिकल्स आर पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से आते हैं? पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स जो है जिसमें फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उसमें से. तो एसिड रेन वीकन्स द ट्रीज बाय डैमेजिंग द लीव्स एंड बार्क्स. तो एसिड रेन है वो ट्रीज को कैसे वीक करते हैं? उसके लीव्स को और बार्क्स को डैमेज करके. तो एसिड रेन फॉलिंग टू द अर्थ ऑफन रिमूव्स यूजफुल न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल. तो जब भी ये एसिड रेन अर्थ पे गिरता है तो वो जो यूजफुल न्यूट्रिशंट्स है सोइल में उसको भी डैमेज करता है, उसको भी रिमूव करता है, राइट? सो दिस आर द रीजंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि इसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है. एसिड रेन, कोस्टल डिमांड्स, इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चरल डिमांड्स. नाउ let's talk about what happens if forests are cleared. अगर एक बार फॉरेस्ट है वो क्लियर हो गए, फॉरेस्ट है वो रिमूव हो गए, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. डिफोरेस्टेशन इज़ अ सोर्स ऑफ वरी टू एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड. डिफोरेस्टेशन ने बहुत ही चिंता, या तो आप ये बोल सकते हो कि डिफोरेस्टेशन है वो बहुत ही चिंता का विषय है फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड. इट हैज़ अ रेंज ऑफ इल इफ़ेक्ट्स दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स. इससे बहुत सारी इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकती है, या तो बहुत सारी ख़राब इफ़ेक्ट्स है वो प्रोड्यूस हो सकती है. सो फर्स्ट इज़ गिवन कोस्टल डैमेज. So after the 2004 Indian Ocean tsunami, people understood that mangrove forests served as natural breakwaters. तो जो ये 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आया था उससे लोगों को पता चल गया कि भाई जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है दैट्स अ नेचुरल ब्रेक वाटर्स, बिकॉज
मैंग्रोव डिक्रीज द फोर्स ऑफ साइक्लोनिक वेव्स बीटिंग द कोस्टल लैंड्स। तो जो ये साइक्लोनिक वेव्स होते हैं तो उसका फोर्स जो होता है वो कम करते हैं कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड लेसनिंग द प्रॉपर्टी डैमेजिंग, तो जो ये डैमेज होगा वो कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो सेविंग लाइव्स, तो ये जो मैंग्रोव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो साइक्लोनिक वेव होते हैं उसके फोर्स को कम करते हैं, फिर जो प्रॉपर्टी डैमेज होगा उसको कम करते हैं और लाइव्स को सेव करते हैं। देन सेकेंड इज इंक्रीजिंग इन सॉइल इरोजन। तो वी हैव सीन दैट कि सॉइल इरोजन में जो ट्रीज होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज द टर्न्स ऑफ एग्रीकल्चरल टॉप सॉइल, मतलब कि जो ऊपर का लेयर होता है एग्रीकल्चर का वो दे आर गेटिंग वॉश और ब्लो अवे ईच ईयर फ्रॉम द रीजन्स विथ नो फॉरेस्ट और ग्रीन कवर। मतलब कि जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, ग्रीन कवर नहीं है या तो प्लांट्स नहीं है, वहाँ पर से जो भी टॉप सॉइल जो होती है एग्रीकल्चर के लिए, तो या तो आप ये बोल सकते हो टॉप लेयर ऑफ सॉइल हो रहा है वो वॉश आउट हो रहा है। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, वी नो दिस कि जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। एज वेल एज अलाउ रेन वाटर टू सिप इन टू दी अर्थ, और रेन वाटर को क्या करते हैं कि अर्थ में जाने के लिए अलाउ करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज वहाँ पर नहीं है तो रेन वाटर कैन नॉट सीप इन टू द सॉइल, रेन वाटर है वो सॉइल में नहीं जाएगा। एंड ऑल्सो इट फ्लोज ऑफ कैरिंग विद द टॉप सॉइल एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। जबकि वो रेन वाटर अगर सॉइल में नहीं जा रहा है तो वो क्या होगा कि उसके सरफेस पे ही फ्लो करेगा, राइट। अगर वो फ्लो हो रहा है तो जो ऊपर के टॉप लेयर के जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे वो सारे कितने कहाँ चले जाएंगे, फ्लो आउट हो जाएंगे उस फ्लो के साथ, राइट। तो इट इज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन, इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन होगा। देन थर्ड इफेक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन इज रिड्यूस्ड रेनफॉल। अगर डिफोरेस्टेशन हुआ तो रेनफॉल भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। वाई, बिकॉज trees carry out the transpiration which results in more rainfall। ट्रीज की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है। अगर ट्रीज ही नहीं है, इफ़ द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियर, ट्रीज ही अगर नहीं है तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं होगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो देयर विल बी लेस रेनिंग, वहाँ पर कम बारिश होगी। एंड ऑल्सो विल इवेंचुअली लीड टू ड्रॉट, और अकाल के भी चांसेस होंगे। तो रिड्यूस्ड डिफोरेस्टेशन ऑल्सो रिड्यूस्ड रेनफॉल, रेनफॉल को भी वो कम कर देगा। देन एक्सटिंक्शन, सो इसेंशियल हैबिटेट इज लॉस्ट व्हेन फॉरेस्ट्स आर कट डाउन। जब भी हम जंगलों को काटते हैं तो जो इसेंशियल हैबिटेट है, जो रहने की जगह होती है एनिमल्स की, वो भी चली जाती है। तो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लूज देयर होम्स एंड देयर फूड सोर्सेज। जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो उसके घर को खो बैठते और खाने के सोर्स को खो बैठते। एन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज विच आर अनेबल टू अडेप्ट टू द चेंज में बिकम एक्सटिंक्ट। और ये जो चेंज आया है उनके घर को खोने का और फूड रिसोर्स को खोने का, वो अगर चेंज को ये एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज अगर एडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो एक्सटिंक्ट क्या है, तो द वाइपिंग आउट और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, वाइप आउट करना और डिस्ट्रक्शन करना स्पीसीज का, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन भी होता है। देन ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपको पता ही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो भी टेम्परेचर है ऑल ओवर वो इंक्रीज होना, राइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, दे ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन
इनसाइड द एटमॉस्फेयर। तो ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, वो क्या करेंगे कि जो सनलाइट आ रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो वो सनलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देंगे। अगर सनलाइट ट्रैप हो गई तो क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। These gases are important to prevent extremely cold temperature on the earth। तो जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है अर्थ का, उससे प्रिवेंट करते हैं ये गैसेस। मतलब कि जो अर्थ को वार्मनेस जो प्रोवाइड करते हैं वो ये गैसेस प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट इफ कि ये गैसेस की जो अमाउंट है वो बढ़ गई, तो जो सनलाइट ट्रैप हो रही है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर वो जो सनलाइट ट्रैप हो रही है वो बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। So right, so when the greenhouse gas is increasing, the more sun heat is trapped and which results in the global warming। मतलब ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। An increase in the earth's temperature due to the excess of greenhouse gases that trap the heat and do not let it escape from the earth is called global warming। तो अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आना, ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ने की वजह से जो हीट ट्रैप हो रही है एंड दे डू नॉट एस्केप फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो डिफोरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन, reduced rainfall, it increases in soil erosion and coastal damage। so these are the effects कि जो डिफोरेस्टेशन की वजह से होगी, राइट। अगर डिफोरेस्टेशन हुआ तो कोस्टल डैमेज होगा, सॉइल इरोजन होगा, रेनफॉल कम हो जाएगा, एक्सटेंशन होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो दिस आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये तो हमें पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल, कीपिंग ग्रीन हाउस गैसेस इन चेक एंड टेकिंग केयर ऑफ पीपल हुज लिवलीहुड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट में से जो भी चीज़ें मिलती है उस पर जो भी लोग डिपेंडेंट है उसका ख्याल कौन रखते हैं, ये फॉरेस्ट ही रखते हैं, क्योंकि दे प्रोवाइड the things which are necessary for the people for their life, and also they keep checking the greenhouse gases। so here are some ways in which we can look after for forest। यहाँ पर कुछ रीजंस दिए कि जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सो एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। So afforestation and reforestations are you can say the program and the process कि जिसमें हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। So let's talk about them। Good forestry programs made by the states and central government make it possible for people to get some economic value from forests विदाउट डैमेजिंग देम। तो जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, दे आर अरेंजिंग सम प्रोग्राम टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। दिस वे ऑफ यूजिंग द फॉरेस्ट इज नॉन एज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। जो ये वे है इज कॉल्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। से फॉर एन एग्जाम्पल, when only old and dying trees are cut down, allowing younger trees to grow, and trees are planted to replace the ones cut down is known as reforestation। It means जो पुराने और जो मर रहे ऐसे ट्रीज़ जो है उसको कट करना और उसकी जगह पे जो भी नए ट्रीज़ है या तो यंगर ट्रीज़ है उसको ग्रो करना, या तो एक ट्रीज़ को आप कट कर रहे हो उसकी जगह पे एक ट्रीज़ को आप प्लांट कर रहे हो। ये वाली जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज रिफोरेस्टेशन। बट व्हेन द ट्रीज आर प्लांटेड in an area that did not have trees before,
फॉर एनवायरमेंट एंड कॉमर्शियल पर्पस इज़ नॉन एज एफोरेस्टेशन। मतलब कि ऐसी प्रोसीजर कि जिसमें ट्रीज़ को हम लोग प्लांट करते हैं ऐसे एरिया में कि जहाँ पर पहले कभी भी ट्रीज़ नहीं थे, किस लिए? फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। तो रिफोरेस्टेशन मतलब क्या कि ओल्ड ट्री को कट करना, यंगर ट्री को ग्रो करना एंड ऑल्सो ट्री को प्लांट करना है टू रिप्लेस द वन कट डाउन. So that process is called reforestation. But the planting of trees in the area that did not have trees before for the environmental and commercial purpose. So that process is called afforestation. Also encourage recycling. तो जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करें उसको रिसाइकल करना. That process also used to conserve forest. So industries and individuals, including you, are educated about the dangers that forests face so that they become more environmental friendly. Say for an example, people should be encouraged to recycle more, to use paper products made from this recycled pulp. तो जो ये हम लोग पेपर यूज़ करते वो कहाँ से बनते? ट्रीज़ में से, राइट? तो अगर वो पेपर एक बार यूज़ हो गए तो वी कैन यूज़ इट अगेन बाय रिसाइकलिंग इट. एक बार हम लोग उसको रिसाइकल करते हैं तो हम लोग फिर से उसको यूज़ करते हैं, राइट? तो वाई वी आर नॉट डूइंग दिस? उससे क्या होगा कि अगर एक बार रिसाइकल किया हुआ पेपर हम लोग वापस यूज़ करते हैं तो उतने ट्रीज़ को हम लोग कम कट करेंगे, और उतने ही अगर हम लोग ट्रीज़ को कम कट करते हैं तो रेनफॉल कम होगा. रेनफॉल कम होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, सोइल इरोजन कम होगा, कोस्टल डैमेज कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. सो दिस आर द फैक्ट्स, राइट? सो अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 900 किलोग्राम ऑफ रिसाइकल्ड पेपर सेव्स 17 ट्रीज़. कि अगर 900 किलो रिसाइकल्ड पेपर है तो वो 17 पेड़ों को बचा सकते हैं. देन प्रिवेंट इलीगल लॉजिंग. तो इलीगल लॉजिंग मीन्स कि जो टिम्बर के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं, राइट? कि वुड्स के लिए जो ट्रीज़ को कट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लॉजिंग. तो जो इलीगल ट्रीज़ को कट कर रहे हैं उससे फॉरेस्ट को बचाना, तो प्रिवेंट इलीगल लॉजिंग. सो सेवरल कंट्रीज हैव बैंड लॉजिंग, बट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड अ लॉ टू प्रिवेंट इलीगल लॉजिंग. इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें इलीगल लॉजिंग को प्रिवेंट कर सके. दिस इज़ गुड फॉर द फॉरेस्ट. ये जंगलों के लिए अच्छा है, बिकॉज देयर आर नाउ रूल्स इन द प्लेस फॉर परमिट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर्स एंड फॉर सेटिंग अप प्लाईवुड फैक्ट्रीज. कि वहाँ पर रूल्स है किस लिए? कि टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो प्लाईवुड की जितनी भी फैक्ट्रीज है उसको सेट करने के लिए. सेकेंड, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में जो आग लगती है, जंगलों में जो आग लगती है उससे उसको बचाए. तो फॉरेस्ट फायर्स आर आइदर नेचुरल और मैन मेड. वो दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल और दूसरी मैन मेड. तो नेचुरल कैसे लगती है? सो ड्यूरिंग द समर द अंडरस्टोरी एंड द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट इज कवर्ड विद द ड्राई लीव्स एंड ग्रास. कि समर में जो अंडर स्टोरी होती है और जो फ्लोर होता है वो सूखे पत्तों से और घास से भरा हुआ हो जाता है. तो लाइटनिंग ऑफन सेट्स ऑफ द फायर. और जैसे ही लाइटनिंग होती है तो ये सूखे पत्ते क्या होते हैं? जलने लगते हैं और उसमें आग लग जाती है. तो नेचुरल फायर इस तरह की होती है. बट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो आप ये बोल सकते हो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं दे ऑफन बर्न द ड्राई लीव्स सो दैट न्यू ग्रास कैन बी ग्रोन फॉर द कैटल. जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, जो ये सूखे पत्ते हैं उनको वो भी जला देते हैं. तो जो ये सूखे पत्ते जलाएंगे उसके साथ साथ क्या होता है कि आग कभी कभार बढ़ जाती है और जंगलों को जला देती है. बट ये सूखे पत्ते क्यों जलाते हैं? बिकॉज कि नए आप ये बोल सकते हो दे कैन ग्रो न्यू ग्रास फॉर देयर कैटल. जो उनके कैटल होते हैं उसको खाने के लिए जो घास फूस उगा रहे हैं उसके लिए. They also do this to be able to pluck forest produce more easily. वो इसलिए भी करते हैं कि जो forest produce है, मतलब कि जो जंगलों में जो चीज़ उगती है उसको easily pluck कर सके.
दिस फायर्स डिस्ट्रॉय मैनी फॉरेस्ट इकोसिस्टम. जो ऐसी फायर्स होती है नेचुरल एंड मैन मेड, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डैमेज कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड ऑल्सो एक्सपोज द सोइल एंड रिजल्ट्स इन इरोजन. और इसकी वजह से क्या होगा कि ट्रीज तो जल जाएंगे, फिर क्या होगा कि जो सोइल होगी वो एक्सपोज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, इरोजन होगा, सोइल इरोजन होगा. सो स्प्रेड ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट फायर इज प्रिवेंटेड बाय फायर ब्रेक्स. जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर है वो किससे प्रिवेंट की जा सकती है, फायर ब्रेक से. सो फायर ब्रेक्स वो क्या है, द ट्रेंचेस अक्रॉस द ड्राई फॉरेस्ट टू स्लो डाउन और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर. वहाँ पर ट्रेंचेस होंगे ड्राई फॉरेस्ट के आसपास कि वो क्या करेंगे कि जो फायर लगी उसको स्लो डाउन करेंगे या तो उसको फैलने से रोकेंगे. द प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग. तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स शुड अडॉप्ट द अल्टरनेटिव मेथड्स such as stall grazing for their cattle and fodder storage in the harvest month should be encouraged. कि जो ओवर ग्रेजिंग है, जो ये कैटल ग्रेजिंग करते हैं वो ओवर ना कर दे, इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए. से फॉर एन एग्जांपल कि ग्रेजिंग के लिए स्टॉल, और या तो जो भी हार्वेस्टिंग मंथ होते हैं उसमें से जो हार्वेस्ट होते हैं उसको स्टोर करना. देन प्लांट कल्टिवेशन जो भी करे वो प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए. सो फॉरेस्ट ड्वेलर शुड बी एनकरेज्ड टू बी कस्टोडियंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड डू लुक आफ्टर द ग्रीन कवर. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होती है उनको एनकरेज करना चाहिए फॉरेस्ट की कस्टडी लेने के लिए और ग्रीन कवर को देखने के लिए. दे आर ऑल्सो एनकरेज टू परफॉर्म क्रॉप रोटेशन ओवर रेस्ट्रिक्टेड एरिया. वहाँ पर कुछ एरियाज़ को रेस्ट्रिक्टेड कर दो कि भाई यहाँ पर क्रॉप रोटेशन आपको करना होता है, सो दैट द लैंड कवर इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, कि जिसकी वजह से लैंड कवर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. तो दिस आर दी यू कैन से द फैक्टर्स विच आर यूज्ड और विच अफेक्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हो, ओवर ग्रेजिंग को आप प्रिवेंट कर रहे हो, फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर रहे हो, इलीगल लॉजिंग को प्रिवेंट कर रहे हो और रिसाइकलिंग को एनकरेज कर रहे हो, एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन कर रहे हो. सो दिस आर द यू कैन से द प्लान्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट्स. सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन, रिसाइकलिंग, इलीगल लॉजिंग को प्रिवेंट करना, फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करना, ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करना और कल्टीवेशन को प्रॉपरली प्लान करना. सो दैट्स इट in this video and this chapter is over here. I hope you have enjoyed a lot. You have to write down the question answers related to today's topic in your FNB from textual exercise, and also you have to complete the worksheet of this chapter. Thank you and have a nice day.